इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने पिक किए हैं जहां पे बेट लग सकती है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि बहुत वोलाटिलिटी है मार्केट में और वो लाजमी है, क्योंकि एक दिन तो छुट्टी इधर गई है और अब आगे 2 दिन छुट्टी है और लोग कोई भी इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में थोड़ी वोलेटिलिटी बनती तो है। आइडियाज के हिसाब से कहा जाए तो इस वक्त सभी की नजर चौथी तिमाही के नतीजों पर है और नतीजों के आधार पर हमने देखा है कि लॉरस लैब ने बहुत शानदार नतीजे दिए, तो वहाँ हमारी नजर है। अगर आप देखो तो जो सीडीएमओ का बिजनेस है उसमें रैंप अप चल रहा है, जिसके कारण से हमें लगता है इबिट्डा मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगी। ऑपरेशनल लीवरेज भी अब कंट्रोल में है और सबसे अच्छी बात है कि जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर की बढ़त दिखाया है। और इस वक्त 28% का टोटल सेल्स में सीडीएमओ से आ रहा है, जो कि 13% था FY19 में, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि FY27 में वो 33% हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बैठ रही हैं। पिछले 6-4 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा केपेक्स किया है, जिसका नतीजा आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। और भारत की जो सीडीएमओ इंडस्ट्री है इस वक्त 2 बिलियन की साइज की, वो ये ऐसे अनुमान है कि सीएजीआर 14% के आसपास से मीडियम टर्म में ग्रो करेगी, तो जिससे सीधा सीधा फायदा लॉरस जैसी कंपनियों को आता है। थोड़ी दिक्कतें टैरिफ वगैरह को लेकर के है यूएस की, लेकिन जिस तरीके की बढ़त बन रही है और जो नए करार हो रहे हैं उन सबको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए रेदर, और साल भर का नजरिया रखे। मेरे हिसाब से कम 20% की बढ़त यहाँ से हो सकती है। ओके, लॉरस लैब, मैं इनफैक्ट इस कार्यक्रम में जब एंटर कर रहा था उस वक्त एक मात्र लॉरस एक ऐसा स्टॉक था जो कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा था 623। सुपर स्ट्रॉन्ग मोड में ये स्टॉक आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल में से पुल बैक लिया। अब देखें तो जैसे स्टील के रिजोल्यूशन प्लान को यहाँ पर नल अवॉइड कर दिया है और भूषण स्टील का अब यहाँ से फिर लिक्विडेशन होगा। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक इस पर जेएसडब्ल्यू स्टील पर बहुत संक्षेप में इस मैटर के चलते? देखिए, ये नेगेटिव तो है न्यूज कंपनी के लिए, नो डाउट। न केवल इसके लिए बल्कि पीएनबी के लिए भी है, जो कि करीब करीब 3800 करोड़ रुपया उसे मिलने वाले थे। उनके 8000 करोड़ का रिकवरी का टारगेट था और 3800 उसमें सब्सटैंशियल होता है, तो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। तो ये दोनों के लिए ही नेगेटिव है। बट मुझे लगता है कि जो नेगेटिव न्यूज है, ऑलरेडी आज 60-70 रुपए टूट चुके हैं ऊपर से, और 20-25 रुपए अगर और टूटता है तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी बनती है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाएंगे प्राइस में। और कंपनी के अदर ग्रोथ प्लान्स जो है और जिस तरह की कैपेसिटी है और स्टील की जो डिमांड है, उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है 930-40 आता है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो 30-940 अगर आप देखें आते हैं तो एक फेयर प्राइस है टू कंसिडर बाय। तो मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, बताइए मिड कैप फंडा आपका? मिड कैप फंडा के हिसाब से मॉयल के साथ जाना चाहूंगा। शुरुआत में भी हमने कहा कि चौथी तिमाही के नतीजों पे पूरी नजर है, तो मॉयल के नतीजे भी बहुत अच्छे आए। और भारत की सबसे बड़ी मैग्नीज और प्रोड्यूसर है, 11 माइंस है इनके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और करीब करीब देश की 46% टोटल रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करती है। और जिस तरीके से स्टील सेक्टर में रिकवरी हो रही है वो मॉइल के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एक की रॉ मटेरियल सप्लायर है। और वो जो रिकवरी हो रही है स्टील की, उसको कैपिटलाइज करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। इनके जो टोटल रिजर्व्स हैं इसके बाद आज के बाद में बहुत स्ट्रांग रिजर्व है, करीब करीब 95 मिलियन टन के। और नए ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि लिथियम माइनिंग वगैरह। अगर लिथियम माइनिंग वगैरह फुलफिल हो जाता है तो एक बड़ा ट्रिगर हो जाएगा। चौथी तिमाही के नतीजे देखें तो बॉटम लाइन करीब करीब 27% बढ़ी थी। सबसे अच्छी बात कि इबिट्टा में उछाल आया था, 32% का इबिट्टा आया 31 के सामने, जो पिछले साल 30.9 था। क्योंकि एक तो रियलाइजेशन अच्छे हो गए, कॉस्ट कंट्रोल अच्छा रहा, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 15 से 20% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। ओके, मोबाइल आपका 338 पे बाय कॉल है। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शंस, नेहा जी ने वोल्टास की 1180 की पुट एट 41 रिकमेंड की थी और ये अभी 39, मेरे ख्याल से 39.75 पे, माफ़ी कर चाहूँगा। ये बाय करनी है आपको। 60 का लक्ष्य, 30 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ट्रेड आया रचना वैद्य जी का एफएनओ सुपरस्टार, और वो आपकी स्कीम भी टाटा टेक फ्यूचर्स शॉर्ट है 645, 640 के लक्ष्य के लिए।
मानस जी ने चार्ट का चमत्कार पे किया, ट्रेड रहा उनका आज एस्टल फ्यूचर्स सेल। एस्टल की रिकवरी जो थी वो कोलैप्स हो गई, 1280 का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है और अभी मॉयल को यहाँ पर राजेश जी ने पिक किया आज का मिड कैप फंड। अच्छा राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, मैं बहुत देर से आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। किसी भी दौर में एक स्टॉक जो होता है वो किसी सेक्टर की लीडरशिप ले लेता है। लुक एट पीएनबी हाउसिंग, आज इतना बड़ा एग्जिट कारलाइन का और वो ब्लॉक विंडो में एग्जीक्यूट हो गया, बाइंग स्ट्रॉन्ग थी, मतलब किसी ने हाथों हाथ ले लिया। इस बार के नंबर्स देखे हमने, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्पेशली एनआईएम्स फ्रंट पे, एक लीडरशिप से ले लिया है इसने स्पेस में। आपका व्यू इस वक्त क्या बन रहा है पीएनबी हाउसिंग? क्या इस प्राइस से और पैसा कमाने की 10-20%, 30% गुंजाइश नजर आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल बन सकती है। ना केवल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे अगर आप कहो या लीडरशिप की बात कहो, दूसरी जो कंपनियां ने ऑलरेडी नतीजे अनाउंस कर दिए हैं इस सेक्टर के, फिर वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो, नतीजे सब शानदार आए हैं। दूसरे, जिस तरीके से रेट कट आरबीआई ने 2 बार ले लिया है और आगे भी ऐसे उम्मीद बनती है कि और भी रेट कट्स आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगे, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक तरीके से बहुत पॉजिटिव उसमें रहेंगी। दूसरे, रियल्टी एज ए स्पेस अच्छा खासा बढ़ रहा है और किसी को रियल्टी में अगर नहीं खेलना हो क्योंकि उनके इनहेरेंट रिस्क होते हैं, तो एक प्रॉक्सी प्ले रियल्टी को खेलने के लिए आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे खासे नंबर्स दिखाए हैं इन्होंने पिछले कई क्वार्टर्स में। एक आध क्वार्टर थोड़ा सा दबाव में आया था, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1200 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में अगर ध्यान देने लायक कोई कंपनी है तो मुझे लगता है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है इस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकती ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ब्रोकरेजेस भी बुलिश और स्पेस से बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को। और सेल ट्रेड। अच्छा राजेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। राजेश जी, इस प्राइस पे आप भी क्या वकालत करेंगे? कुछ शॉपिंग करनी चाहिए या फिर अभी अवॉइड करें इस बाजार को कुछ सेशंस के लिए जब तक क्लियरिटी ना मिले? देखिए, इस तरह के जो कंफ्यूजिंग मार्केट है, नेगेटिव व्यू बन रहे हैं, अपने पैनल में जितने लोग हैं उसमें आधा से ज्यादा सेल कॉल दे रहे हैं, पुट लेने कह रहे हैं, तो ये एक बहुत उपयुक्त मार्केट है निवेशक के लिए। ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडर के लिए जो भी पैनल में मित्रगण ने बताया है स्टॉप लॉस टारगेट वो बहुत सही है, लेकिन निवेशक के लिए एक बहुत उपयुक्त मार्केट है क्योंकि ऐसे ही बाजार में आपको चीजें सस्ती मिलती हैं बनिस्पत की आपका थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, वैसा कई स्टॉक है जो अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे नतीजे आए हैं। अभी हमने हाउसिंग फाइनेंस पे बात करी, मॉइल का, लॉरस का। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर कोई स्टॉक ले जाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए भी हो तो आईजीएल का रहेगा। आईजीएल में अगर आप देखो तो 2 बार जो एपीएम की कटौती हुई उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई स्टॉक में और वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। और इस बार जो उनके नंबर्स आए जैसे कि 3,70,000 उन्होंने नए कंज्यूमर जोड़े हैं, 72 नए सीएनजी स्टेशन जोड़े, 2,293 किलोमीटर की स्टील पाइपलाइन बैठाई और सबसे अच्छी बात की वॉल्यूम ग्रोथ जो आई 6%, 6.25-7% के आसपास, वो बहुत अट्रैक्टिव थी और आगे आने वाले दिनों में जो 8 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ का उन्होंने गाइडेंस दिया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक 230-240 तक आने वाले दिनों में जा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहे। ओके, आईजीएल पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को, ये स्टॉक आप खरीद सकते हैं। ठीक, अच्छी तेजी और स्ट्रेंथ नजर आ रही है फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरी चर्चा के लिए। अब एक काम करते हैं, चलते राजेश जी के पास, एक जस्ट उनसे पूछ लेते हैं कि अगर आप वीकेंड पे ये वक्त घर में ही गुजारेंगे तो देखने के लिए क्या क्या है। राजेश जी, क्या क्या लाइन अप है इस वक्त, इस हफ्ते? देखिए, बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी, नेगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर आप ओटीटी या थिएटर की बात करो ना तो बाहर आई है। हम्म। पिछले हफ्ते सूखा पड़ा हुआ था, इस हफ्ते बाहर आई है। ओटीटी में ही अगर आप देखो तो ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे करके एक सोनी लिव पर आई है जो कि तिमांशु धुलिया और देवेंद्र भोजानी की है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एक मर्डर की खोज दीपाल कर रहे हैं। दूसरे कुल आई है जिसमें एक उनके
जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके गुजर जाने के बाद जो आपस में फैमिली में दिक्कतें चल रही है, सब कोई अपने आप को जताने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें निम्रत कौर, रिद्धि डोगरा है, वो बहुत अच्छी है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आई है कोस्टाव करके, जो कि एक बायोग्राफिकल है कस्टम ऑफिसर के ऊपर में, गोवा में गोल्ड स्मगलिंग को जो तोड़ना चाहते हैं उसके ऊपर में। इसके अलावा ब्रोमांस करके एक मलयालम मूवी की डब है, वो आई है। और जो श्रेया जैसे कार्टून मूवी देखना अगर चाहती हो तो एस्ट्रिक्स ऑन ऑब्लिक्स आई है, जो ओटीटी पे है। थिएटर सर की आपको अगर क्यों लगा कि मैं कार्टून मूवीज देख सकती हूँ और अच्छे लगते हैं मुझे? मुझे पता है ना, पहले से कई बार बातचीत हो चुकी है इसमें कि आपको कार्टून वगैरह अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये चुन के लाया था। और है श्रेया, थिएटर ऐसा की सच ये सही है? आप यूट्यूब पे मोगली वगैरह देखती हैं क्या? जंगल बुक वगैरह? नहीं, मैं मोगली बिल्कुल मोगली से तो आगे बढ़ चुकी है ये, मोगली से आगे बढ़ चुकी है। हाँ, लेकिन एनिमेटेड मूवीज अच्छे लगते हैं मुझे, नो डाउट, एंड डिज्नी क्योंकि स्पेशली। पिछले बार भी इन्होंने हनुमान वाली जो सीजन 6 आया था वो देखी थी शायद। मैंने वो देखी थी सर, मुफासा देखी थी, आई लाइक्ड इट वेरी मच। यस। अच्छा। मुफासा और अच्छा। अगर थिएटर की बात की जाए ना, तो अजय देवगन हाँ, साहब छाए हुए हैं रेड 2 के साथ। हुँ, रेड 1 बहुत हुँ, अच्छी हुई थी, रेड 2 से भी अच्छी उम्मीद बंधी हुई है। अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख और वानी कपूर है, जो कि हुँ, उम्मीद है अच्छी होगी। हम्म। और इस वक्त अगर आप देखो तो हॉरर कॉमेडी का एक बोलबाला बना हुआ है, खास करके स्त्री 2 के बाद। उस कड़ी में इस वक्त द भूतनी आई है, जिसमें संजय दत्त, मौनी रॉय हैं। मौनी रॉय भूतनी बनी हुई है, संजय दत्त तांत्रिक बने हुए हैं। अच्छी लग रही है। तो ये कुछ एक मूवीज हैं जो देखी जा सकती है। इवन अगर हॉलीवुड की मूवीज की बात की जाए तो मुझे लगता है थंडरबोल्ट जी। करके मार्वल स्टूडियोज की आई है, लेकिन मार्वल की आजकल मूवीज उतनी चलती नहीं है। तो लेट्स सी कैसे उभर कर आती हैं। राजेश जी, 1-2 मूवी आती तो आप मार्केट क्लोज़ कर ही देते। खैर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने सिमटा दी ये बात। और बट फिर से प्रॉफिट टेकिंग। बट आपके कुछ प्रश्न भी होंगे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। श्रेया, आज पंचनामा में क्या खास और कौन है आपके साथ आज? आज हमारे साथ अमित सेठ जी मौजूद होंगे, और जो भी हमारे दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि मंडे कैसे होगी, बाज़ार की ओपनिंग, पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो श्रेया के साथ ज़रूर जुड़िए अगर आपका कोई प्रश्न है। बाकी वीकेंड का मज़ा उठाइए और सोमवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।